मेरे पापा ने मेरी रिश्ता अजय से तय कर दिया। मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी थी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। अजय मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के एक दरिया में डूबते चले गए। मैं एक कॉल सेंटर जॉब करती हूँ और मेरे पिता एक कंपनी में मैनेजर हैं। उन्होंने अपने एक कंपनी जनरल मैनेजर के बेटे अजय से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और अजय जब मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से अजय को 3 महीने के लिए बाहर देश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 3 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर अजय विदेश को चला गया। मैंने अजय का रुमाल ये कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह अजय से फोन पर बातें कर रही थी। जब बातों का सिलसिला ज्यादा हो गया तो मैंने अजय को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के अविनाश से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं अविनाश को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे अविनाश, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आए हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, अविनाश ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं अविनाश की नज़र को अक्सर भापती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक रोज जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी अविनाश भी अपनी छत पर आया। अविनाश, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। अविनाश मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। अविनाश तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वो तो है, मैं मस्ती भरी आवाज में बोली। क्या करूं अविनाश, अब जब से जॉब जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि अविनाश की मुझ पर गलत नजर है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन रश्मि को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार रश्मि को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपना एक सूट गायब मिला। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह सूट अविनाश की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर अविनाश की छत पर कूद गई। मैं अविनाश के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं अपना सूट उठाकर मुड़ी, अविनाश मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। अविनाश बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहां से निकलने के मूड में थी, लेकिन अविनाश मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बयाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, अविनाश, अब मैं चलती हूँ, यहाँ मच्छर काट रहे हैं। मुझे भी, अविनाश ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा। अच्छा, जरा 2 मिनट नीचे आ जाओ ना, मैंने एक नया कंप्यूटर लिया है, बहुत मजेदार चीजें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अविनाश के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अविनाश ने कंप्यूटर ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहां से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि अविनाश के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने अविनाश से पूछा। अविनाश ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, अविनाश, अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
यह क्या कर रहे हो अविनाश? मैंने अविनाश से पूछा। मुझे अविनाश से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अविनाश ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी सूट मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, अजय की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती है, तुम तो उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अविनाश ने मेरे मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं अविनाश को रोक नहीं पाए और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब अविनाश जब भी मुझे बुलाता, मैं भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब ये पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हाइमेनोप्लास्टी कराकर अजय के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन अजय के साथ संतुष्ट था, क्योंकि अविनाश के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और जैसे अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन मेरे और अजय के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, जय में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर अजय कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती ही है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। अजय हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। अजय ने टूटी सी नजर मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद अजय चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जैसे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। अजय के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खिल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं अजय के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। अजय कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्चना। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुम उसी प्यार का अब दोबारा मुझे किसी बुलावे में मत रखना। मैंने अजय के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने अजय के साथ बिताई रातें घूमने लगी, जब मैं अविनाश को महसूस करते हुए अजय को अपने सीने से लगाती थी। मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और अजय के पास पहुंची। अजय ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने अजय का माथा चूमा और अजय की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया, जो मैंने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ मत करना अजय। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो, और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।